नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों के खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। यहां बात करेंगे 5 अहम खबरों की जो इस वक्त सुर्खियां बनी हुई है। पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर प्रियंका गांधी ने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो ये मुंबई से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र सीएम से जुड़ी हुई है, जहां आज नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। चौथी बड़ी खबर झारखंड से, जहां हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम की शपथ लेंगे। पांचवी बड़ी खबर यूपी से, जहां मोबाइल पर 360 डिग्री व्यू में महाकुंभ मेले का नजारा देखने को मिलेगा। तो ये 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये 5 खबरें जो हैं वो काफी सुर्खियों में बनी हुई है और आज की सबसे अहम खबरें हैं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संसद के शीतकालीन सत्र की बात करते हैं। गुरुवार को आपको बता दें कि इसका तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा, लेकिन प्रियंका गांधी पर नजर रही, क्योंकि पहली बार वो संसद पहुंची। उन्होंने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ले ली है। इस दौरान हाथ में संविधान की कॉपी उन्होंने ली। प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया और राहुल गांधी भी संसद पहुंचे। प्रियंका वायनाड सीट से उपचुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं। प्रियंका के साथ नांदेड़ से उपचुनाव जीतने वाले रविंद्र चव्हाण ने भी शपथ ली। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही अडानी मुद्दे पर हंगामा हो गया। विपक्ष के नेताओं ने नारे लगाए कि देश को लूटना बंद करो। वहीं राज्यसभा में भी अडानी मुद्दा उठा। हंगामा होता देख सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं प्रियंका जब संसद पहुंची तो कांग्रेस नेताओं ने बाहर ही उनका स्वागत किया। तो संसद का शीतकालीन सत्र जारी है, तीसरा दिन है। तीसरा दिन इसलिए अहम रहा क्योंकि यहां पर प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची। हालांकि ये जैसे संभावना जताई जा रही थी, हंगामेदार भी रहा। अडानी मुद्दा एक बार फिर से आज उठा और अडानी मुद्दे पर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची। आपको बता दें कि वायनाड उपचुनाव जीतकर वे संसद पहुंची है और इसी वजह से ये दिन बेहद खास रहा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं। दिल्ली से संवाददाता इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, आज का जो दिन है सत्र का, वो बेहद अहम इसलिए रहा क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची है चुनाव जीतकर। इसके साथ ही हंगामा भी यहां पर एक बार फिर से देखने को मिला और एक बार फिर से कार्यवाही स्थगित हुई। लोकसभा सत्र की अगर बात करें, शीतकालीन सत्र 20 नवंबर से शुरू हुआ था, लेकिन आज उसके इस तरह के हंगामेबाजी देखने को मिली है। विपक्ष के द्वारा अडानी मामले को लेकर जिस तरह से नारेबाजी की गई थी, उसके बाद में जो सत्र है वो स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आज फिर जिस तरह सत्र शुरू होते ही हंगामेबाजी हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह आज बात करें प्रियंका गांधी की, प्रियंका गांधी आज पहली बार जो है लोकसभा सत्र में पहुंची थी और उन्होंने शपथ ली सांसद की शपथ लेने के बाद में जिस तरह लोकसभा में उनका स्वागत किया गया, इसके बाद में विपक्ष की तरफ से जो नारेबाजी लगी है अडानी मामले को लेकर, उन्होंने जिस तरह की मांग की है, अडानी मामले पर सुनवाई को लेकर मांग की है और उसके बाद में जिस तरह अडानी मामले के बाद में जिस तरह सत्र में हंगामा देखने को मिला, उसके बाद फिलहाल मैं आपको बता दूं लोकसभा सत्र फिर से आज पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर कई विपक्ष नेताओं ने नारे है, हंगामे भरे रहा सत्र रहा है। आगे देखने को मिलेगा कि क्या महत्वपूर्ण इसमें बात रहेगी। फिलहाल पूरे दिन के लिए जो सत्र है वो स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, सत्र आगे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जैसे कि पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि जब प्रियंका गांधी संसद में पहुंचेंगी तो विपक्ष जो है अपनी आवाज और भी मजबूती के साथ यहां पर रखेगा। कुछ ऐसी ही तस्वीर वहां पर दिखाई दी, क्योंकि पहला दिन था प्रियंका गांधी के संसद में पहुंचने का। उन्होंने शपथ ले ली है और खास ये भी रहेगा कि अब 3 गांधी परिवार के सदस्य आगे इसमें दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ मुस्कान, अगर बात करें जिस तरह प्रियंका गांधी ने आज शपथ ली है, शपथ बाद में कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं प्रियंका गांधी पहली बार
सदन पहुंची हैं। सदन पहुंचने के बाद उन्होंने वायनाड से जिस तरह उपचुनाव में जीत हासिल की है, उसके बाद में कांग्रेस में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन संविधान की किताब उनके हाथ में थी, संविधान हाथ में लेकर उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है, उसके बाद चर्चा की है, उसके बाद में उनका स्वागत किया गया है। स्वागत के बाद में जिस तरह नारेबाजी की गई है, उसको फिलहाल जो सत्र है पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो आरोप बिल्कुल, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है संविधान के मुद्दे को लेकर और कुछ ऐसी ही तस्वीर आज भी यहां पर नजर आई, यानी कि सदन, दोनों ही सदन की अगर बात करें तो हंगामेदार ये रहे। बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दूसरी अहम खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। जान से मारने की धमकी दरअसल उन्हें दी गई है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में किसी अज्ञात शख्स ने फोन किया है। प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें 2023 में हरियाणा के एक शख्स ने वीडियो वायरल करते हुए मोदी को गोली मारने की धमकी दी थी। 2022 में भी पीएम मोदी को जेवियर नाम के शख्स ने धमकी दी थी। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको बता दें कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की होती है। पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा फोन आया। इसके बाद अब मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जान से मारने की धमकी पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है। 6 साल में 3 बार प्रधानमंत्री को अलग अलग जगहों से इस तरह जान से मारने की धमकियां दी जा चुकी है। जांच होती है, लेकिन एक बार फिर से मुंबई से इसी तरह का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा कॉल आया। देर रात का ये मामला बताया जा रहा है, जब 9 बजे एक अज्ञात कॉल आता है मुंबई कंट्रोल रूम के पास और इसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को मारने के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। इस कॉल के आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और मामले की जांच हालांकि शुरू कर दी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री की मोदी की जो सुरक्षा का जिम्मा है फिलहाल एसपीजी संभालता है। जाहिर तौर पर यह चिंता का विषय है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई ब्यूरो चीफ संदीप रणपीसे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, पहला मामला नहीं है, 6 साल में 3 बार प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे धमकी भरे फोन आते रहे हैं। फिलहाल की अगर मुंबई के मामले की बात करें, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, बताइएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को जो है वो जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में जो है किसी अज्ञात शख्स ने जो फोन करके पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस अज्ञात केस दर्ज कर दिया है और इसको जो है वो मुंबई के अबोली पुलिस स्टेशन में जो है वो एक महिला जो है वो पुलिस जो जान से मारने की जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी, वो महिला को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद इसकी जांच पड़ताल के बाद जो है वो उसकी पृष्ठभूमि जो है वो देखी गई है। वो कई संशय निर्मित किया था कोर्ट में। उन्होंने जो है बताया कि कुछ उनके कुटुंब लेकर या फैमिली को लेकर जो है वो फ्रस्ट्रेट थी, उसकी वजह से जो है वो महिला ने जो है वो शंट करने के लिए जो है वो फोन किया था, ऐसा सामने आया है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं संदीप, जानकारी दे रहे हैं कि इस अज्ञात कॉल के पीछे एक महिला का हाथ था। महिला कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, इस बारे में और क्या अपडेट है? जी, मुंबई की अबोली पुलिस थाना के अंतर्गत जो है इलाका आता है, वही ये महिला जो है वो रहने के लिए है। फिर पुलिस ने जो है कंट्रोल रूम से फोन कहाँ से आया है वो जांच की है। उसके बाद जो है वो महिला को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, फिलहाल यानी कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये धमकी भरा कॉल आया अबोली इलाके से और इसके पीछे महिला का हाथ बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, जानकारी पहुंचाने के लिए। आप बने रहिएगा आगे भी। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर आज नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। इसके लिए महायुति के तीनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक होनी है। अब ये माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है। इस बैठक में शामिल होने के लिए पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार दिल्ली रवाना हो गए हैं। इधर मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास सागर बंगले के बाहर फडणवीस को महाराष्ट्र का स्थायी मुख्यमंत्री घोषित करने वाले बैनर लगाए गए हैं। ये बैनर बीजेपी कार्यकर्ताओं
नेताओं ने लगाए हैं। बैनर में फडणवीस को शपथ लेते हुए दिखाया गया है। तो वहीं एकनाथ शिंदे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा कि भाजपा का सीएम हमें मंजूर है, मुझे पद की लालसा नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े रहे, अब वो जो फैसला लेंगे स्वीकार होगा। तो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन कुछ तस्वीर साफ हुई जब एकनाथ शिंदे ने प्रेस वार्ता की, सामने आए और कहा कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होना है। और एक के बाद एक जो बयान सामने आ रहे हैं, जो भी दल जुड़े हुए हैं महायुति से, तो यही कहा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बैठकों का दौर फिलहाल जारी है। संदीप रणपे से सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से। संदीप, एक के बाद एक पिक्चर तो अब देखिए क्लियर नजर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अभी इतना समय क्यों लिया जा रहा है, बैठकें क्यों हो रही है लगातार? बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो है सीएम महायुति को राज्य में जो बड़ी सफलता मिली है और सीएम को लेकर जो है बड़ी चर्चा हो रही है। लगातार जो है एकनाथ शिंदे का नाम आगे आ रहा है, देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने जो है 2 दिन से चल रहा मुख्यमंत्री पद को सस्पेंस कल ही खत्म कर दिया था। अजित पवार के बाद उन्होंने भी ऐलान किया था कि बीजेपी के जो भी फैसला लोग लेगी वो स्वीकार्य होगा, लेकिन बीजेपी राज्य में एक बार फिर झटका देने की चर्चा जोरों से चल रही है। अब इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या फिर महागठबंधन का मुख्यमंत्री होगा। अजित दादा ने मुख्यमंत्री पद के लिए सीधे तौर पर बीजेपी और वैकल्पिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया था। अगर देखा जाए तो 2 दिन बाद जो दावा किया गया था कि एकनाथ शिंदे दावेदार है कि इसके सिलेदार जो है, इस बात पर जो है एकनाथ शिंदे को जो है मुख्यमंत्री पद को दावे किए थे, लेकिन अभी अजित पवार के बाद भी ऐलान कर दिया है कि जो मुख्यमंत्री रहेगा, जो भी फैसला लेगा बीजेपी राज्य में, फिर एक बार पर्दा डाल दिया है कि सस्पेंस पर कि अब जो बीजेपी के बड़े नेता है वो फैसला लेंगे, वो मुद्दर होगा। अब इस बात पर जो है कल जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद जो है अमित शाह और विनोद तावड़े के बीच में जो है वो दिल्ली में बैठक हुई थी और ये भी बात सामने आई है कि मराठा चेहरा जो है, मराठा नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने। इस बात पर चर्चा होगी। राज्य में महायुति ने वर्तमान की तरफ प्रदर्शन भी किया था। महायुति की हवा चल रही, लहर में महाविकास आघाड़ी ध्वस्त हो गई है, मगर आज दिल्ली दरबार में उपस्थित रहेंगे और सिर्फ 5 बजे जो है आज बीजेपी के नेता बड़े नेता अमित शाह जो है वो बैठक में शामिल रहेंगे। इस बैठक में जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है बार बार सामने आ रहा नाम जो है देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, वो एक इस बैठक में शामिल रहेंगे। 5 बजे जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बैठक रहेगी। उम्मीद है कि इस बैठक में महाराष्ट्र के 3 मुख्यमंत्री मराठा और इस चर्चा होगी या बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और गृह मंत्री के बीच जो चर्चा हुई थी, इस समय की भी ये 3 मुद्दे सामने आते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कहा जा सकता है कि ये जो समय इतना बीजेपी ले रही है, क्योंकि जो दोनों ही दल है सहयोगी वो तो बैकफुट पर आ गए हैं, उन्होंने तो बीजेपी को समर्थन दे दिया है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि मराठा वोटर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे, इसी वजह से इतना समय लिया जा रहा है? बीजेपी जो है देवेंद्र फडणवीस के नाम पर चर्चा तो चल रही है, दूसरी ओर एकनाथ शिंदे का भी नाम आ रहा है। दोनों ने साफ कर दिया है कि फैसला दिल्ली से होगा। कई लोग भविष्यवाणी भी कर रहे थे कि मोदी और शाह जो राज्य में चौंकाने वाली रणनीति अपनाए, कुछ ऐसे अनुसार लगाए थे प्रिय बहनों और महायुति के भारी मतदान के लिए, कहते बहनों ने वोटों की बढ़ोतरी कर दी है महागठबंधन पे। निर्णायक इसलिए जो मुद्दे राजनीतिक चर्चा पर भी है और ये भी एजेंडा है कि मराठा आरक्षण लोग को लेकर जो है वो महाराष्ट्र में घमासान मचा था। उसके बाद जो है ये पहला इलेक्शन था या दोनों पार्टियां टूटने के बाद और मराठा आरक्षण जो है ये भी मुद्दा काफी चल रहा था। इसकी वजह से जो है बिल्कुल मराठा आरक्षण का मुद्दा काफी यहाँ पर उठा था और जो मराठा वोटर्स हैं वो काफी अहम स्थान रखते हैं। इसी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है बीजेपी। बहुत शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए।
और चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं, झारखंड से जुड़ी हुई है। आज का दिन ऐतिहासिक होना है क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है और हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे। वे फिलहाल अकेले सीएम पद की शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। शपथ से पहले उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक होगा, हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हमें न विभाजित किया जा सकता है न ही शांत किया जा सकता है, हम झारखंडी हैं और झारखंडी झुकते नहीं हैं। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। इसमें इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा। 10 पार्टियों के 18 बड़े नेता शामिल होंगे। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी आ रहे हैं। यानी कि जो समारोह है वो ऐतिहासिक होने जा रहा है। 4 बजे मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर किया जाएगा इंडिया ब्लॉक की तरफ से, क्योंकि बड़े नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। आज हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, यही ध्येय वाक्य हेमंत सोरेन ने दिया है। मंत्रिमंडल का विस्तार हालांकि बाद में किया जाएगा क्योंकि आज अकेले ही हेमंत सोरेन शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की। और अब बात करते हैं महाकुंभ 2025 की। महाकुंभ मेले के प्रमुख स्थलों की लोकेशन गूगल मैप पर मिलने के साथ साथ इस पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक और अनूठा रोमांचक अनुभव मिलने जा रहा है। वो कहीं भी बैठकर अपने मोबाइल पर महाकुंभ मेले के किसी भी स्थान का 360 डिग्री व्यू में नजारा देख सकेंगे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से हुए समझौते के तहत गूगल की ओर से ये सेवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परेड स्थल पर हुई सभा में उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात से एमओयू पत्र का आदान प्रदान करने के बाद गूगल इंडिया के सिद्धार्थ कुमार ने ये जानकारी दी है। बताया है उन्होंने कि एमओयू के तहत ये पहली बार हो रहा है कि किसी अस्थायी शहर के लिए गूगल की ओर से नेविगेशन या अन्य कोई सुविधा दी जा रही है। सभा स्थल पर अपने संबोधन में सीएम योगी ने ये कहा कि डिजिटल महाकुंभ प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना है। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। कई अलग तरह के इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं और एक नई सुविधा गूगल के साथ एमओयू करके यहां पर दी जा रही है, 360 डिग्री व्यू। यानी कि आप अगर किसी भी शहर में मौजूद हैं, कहीं पर भी मौजूद हैं, तो महाकुंभ का नज़ारा आप घर बैठे अपने मोबाइल से देख सकेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं स्टेट हेड यूपी वंदना रावत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई है। वंदना, कई तरह के खास इंतजाम किए जा रहे हैं इस बार महाकुंभ 2025 में, इसीलिए ये आयोजन और भी ज्यादा खास हो जाता है। 40 करोड़ श्रद्धालु तो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन जो नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए भी ये विशेष इंतजाम किया गया है। देखिए प्रशंसक, क्योंकि महाकुंभ 2025 को लेकर जो सरकार है उसका उद्देश्य है कि जो श्रद्धालु जो आएंगे, 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की वहाँ पे संभावना है महाकुंभ में, तो उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाए ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक मानकों को नए उच्चतम तक स्तर पर पहुंचाया जा सके। क्योंकि अगले साल जनवरी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर जो लोग वहाँ पहुंचेंगे तो अभी जो उसका नजारा है वो 360 डिग्री रिव्यू में दिखेगा। गूगल मैप में इस फीचर में श्रद्धालु पर्यटकों को इससे एक खास सुविधा मिलेगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण में ये समझौता किया गया है, गूगल ये सेवा देगा और महाकुंभ मेले के प्रमुख स्थलों की जो लोकेशन है वो गूगल मैप पर मिलने के साथ साथ इस बार श्रद्धालु और जो पर्यटक आएंगे एक अनूठा और रोमांचक अनुभव उनको प्राप्त होगा। वे कहीं भी बैठकर अपने मोबाइल पर महाकुंभ मेले के किसी भी स्थान का जो 360 डिग्री रिव्यू से वो नजारा देख सकेंगे और इसको लेकर एक समझौता किया गया है गूगल की ओर से। और ये सेवा जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको दी जाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो परेड स्थल पर हुई सभा जो हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव जो है अमृत अभिजात से एक एमओयू पत्र का आदान प्रदान करने के बाद ये गूगल इंडिया के सिद्धार्थ कुमार ने ये पूरी जानकारी दी है। और एमओयू के तहत ये पहली बार हो रहा है कि अस्थायी शहर के लिए गूगल की ओर नेविगेशन या अन्य कोई सुविधा दी जा रही है और नेविगेशन के संबंध में पहले ही निर्णय ये लिया जा चुका है। तो एक खास ये एक सौगात होगी श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए कि वो अपने मोबाइल से ही 360 डिग्री के डिग्री से व्यू कर सकेंगे, पूरे कुंभ का नजारा देख सकेंगे और ये एक गूगल मैप से इसको ट्रैक किया जा सकेगा। जी
बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। महाकुंभ यानी कि हाईटेक होने जा रहा है और हर तरह की सुविधा यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिलेगी। शुक्रिया आपका वंदना जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।